हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि इस वीडियो में आप सभी को कहा था मैंने कि संडे को आपको केवीएस लाइब्रेरी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनका आज हम देखेंगे। आपको मैंने पहले सारी चीज़ें बता दी हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न था डॉक्यूमेंटेशन के लेके, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों का। और एक चीज़ कन्फ्यूज़न ये हो रहा था कि एक कैंडिडेट ऐसे थे कि उन्होंने किसी ने मिस कॉन्सेप्ट करके, यानी कि उन्हें मिस लीड करके उन्हें बी लीव की जगह एम लीव करा दी। अब ये नहीं पता मुझे कि कैसे उन्होंने एम लीव करी, पर उन्होंने फॉर्म भी भर रखा था। बहुत सारे इस तरह के बच्चे थे जिन्होंने डी लीव कर रखा है और उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, तो बच्चों वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, आप अगर पेपर दे के आ चुके हैं तो देखो वो वैलिड नहीं है केवीएस में। केवीएस की अगर आप पॉलिसी देखें तो उसमें था बी लीव या फिर बीए में, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास लाइब्रेरी साइंस हो, ठीक है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये थी क्वालिफिकेशन और कोई क्वालिफिकेशन नहीं गई है। दूसरा कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में ये है कि कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट मैंने बताया था वो कंपलसरी है कि नहीं। देखो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी, पर अगर आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में हो, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आज आपको कन्फ्यूज़न ही दूर कर देता हूँ। ये था बी लीव और ये है BLIS, ठीक है। ये आता है लिखा बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आता है आजकल लिखा हुआ। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस नहीं लिखा आता, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस, इन इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपको ये डिग्री मिलती है। और पहले क्या मिलती थी, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो दोनों में कन्फ्यूज़न यही है कि इस वाले डिग्री में कंप्यूटर नहीं जुड़ा हुआ था जो पहले मिलती थी। अब इस वाली डिग्री में कंप्यूटर जोड़ दिया है। जब से आपने देखा होगा कि डी ओके DDC 000 में क्या आया है, जनरल में कंप्यूटर आया है। ये जो बच्चे पढ़े होंगे उसको को पता चल रहा होगा 000 में कंप्यूटर जब से आया है वहीं उसी टाइम से बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस जुड़ चुकी है। तो कंप्यूटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट चाहे 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जैसे आपके पास CCC है, उसे हर हालत में लिखना। जब आप DV फॉर्म भरोगे, यानी डॉक्यूमेंटेशन वाला फॉर्म भरोगे, उसमें नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आपको क्या पढ़ना है, अभी पहले हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे। 10वीं मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12वीं मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, ग्रेजुएशन को भी लेके बच्चों का कन्फ्यूज़न था। भाई ग्रेजुएशन आपके पास चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, सॉरी एमटेक बोल रहा हूँ, सॉरी बीटेक हो आप, ठीक है, BA हो नॉर्मल, BSc हो, BBA हो, BCA हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, उसमें कहीं भी लिखा है इफ़ एनी ग्रेजुएट विद क्या नाम आपका BD होनी चाहिए, ठीक है, यानी डिग्री, जिसे पासिंग सर्टिफिकेट हम कहते हैं, डिग्री कहते हैं यहाँ पे। फिर आपके पास बी लीव, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप लिखना है हर हालत में अगर हो तो। उसके बाद आपका किसका, अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो वो, और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ID है, वो सारी, ठीक है। तो ये था आपका जो कन्फ्यूज़न दूर करने वाली बात थी, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, ये सबसे कंप्लीट हो गई, यानी कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए आज जो हम करेंगे, आज आपके सभी के जो क्वेश्चन है कि क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बच्चे परेशान हो रहे थे कि जो क्वेश्चन
लाइब्रेरी साइंस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो आज आपको बताए जाएंगे, यानी कि वादा था संडे का तो आज आपको पूरा होगा। बच्चों पेन ले लो, पेपर ले लो और अपने क्वेश्चन जिनका भी 120 प्लस है वो अपने नोट करते चल जाओ, ठीक है। और नोट करने के बाद रटना या फिर आपको उस तरह से क्या करना है, कुर्सी लेनी है, ठीक है। ये है आपका मिरर, जिसे ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर कहते हैं ना, जो हम तैयार होते हैं उस तरह का इतना बड़ा मिरर लो, उसके सामने बैठो, टेबल टेबल बोलो कुर्सी डालकर, और जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ उनको उनके आंसर आपको सिर्फ आंसर देने हैं इस मिरर को देखते हुए। इस मिरर में आई कांटेक्ट डालते हुए आपको आंसर देने हैं। जो 50 यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज इसमें, और टॉप 50 से मैं वादा करता हूँ आपको जैसे ही आप इंटरव्यू में बैठोगे आपको क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे। अगर एक आधा मिस इधर उधर हो सकता है पर टॉप 50 में से आपको हर हालत में क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो आपको मिलने हैं और मिलने ही वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उस लेवल का सोच के चल रहा हूँ कि जिस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं बीएड के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हायर एजुकेशन में हम जब हायर एजुकेशन में जुड़े रहते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी लेवल में चलता है कि इंटरव्यू सामने वाले से किस तरह लेना है। इंटरव्यू हम भी इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू किस तरह से लेना है तो उस तरह से दिमाग हमारा भी जुड़ा रहता है। तो आज हम जानेंगे टॉप 50 इंटरव्यू, यानी लाइब्रेरी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन आपको मैं सारे बताऊंगा, पेन ले लो, पेपर ले लो, अपना लिख के रख लो और इनको आज से ही आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये मत सोचना कि इंटरव्यू 10 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, कभी भी नहीं। पहली बात तो मई में इंटरव्यू होना है आपका, कुछ टाइम बाद अप्रैल की 15 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा सभी का। सबसे पहले टीजीटी का आएगा, फिर आएगा पीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, इस तरह से चलते चल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आज है संडे का मतलब ये है आज अपना क्वेश्चन लिख के रखो। कल से इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको अपने हाथों से लिखने हैं, यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। 10 रुपये की कॉपी ले लो और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर लिख लो, नहीं तो A4 साइज की शीट लो, क्वेश्चन आंसर सारे लिखते चले जाओ। और उस पेपर की 2 कॉपी करना। 2 कॉपी क्यों, आज मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा माइंड को लेके चलो, अगर एक्स्ट्रा माइंड को लेके चलोगे तभी आप पास हो सकते हो। अब क्या करना है, जैसे एक कॉपी आपने बना ली, A4 साइज़ की शीट पे बना ली, A4 साइज़ की शीट पे आपने सारे क्वेश्चन आंसर लिख लिए, 50 क्वेश्चन आपने लिख लिए जो मैं बताऊंगा अभी। और उसको एक कॉपी तो आप पढ़ने के लिए रखो, एक कॉपी अपने लॉकर में रख दो या कहीं भी रख दो सेफली। ये कॉपी हर हालत में 20 दिन 25 दिन या इंटरव्यू तक आपकी फटनी है अगर आप पढ़ रहे हो ढंग से। तो चाहे कोई भी कितना भी कैसा भी हो, वो या तो उस पर दाल गिर जाएगी, चाय गिर जाएगी, मतलब गंदी होकर वो फट जाएगी। फिर ये जो कॉपी है, इस सेकंड कॉपी को यूज़ करना है आपको और याद कर लेना है। ड्रेस कोड मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। ड्रेस कोड पे ध्यान रखना, वही है कि आपके कपड़े आपका व्यक्तित्व बता देंगे। इंटरव्यू में आपके कपड़े आपका व्यक्तित्व बता देंगे। जीन्स पैंट कभी मत पहन के जाना, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हो। गर्ल्स के लिए मैंने बताया था सिंपल साड़ी, ठीक है, सिंपल साड़ी पहन के जाना, कोई भी चटक कलर मत पहनना। ब्लाउज आपको मैंने बताया था आपकी, जैसे ये आपकी बाजू है तो यहाँ तक, यानी कि ये कोहनी है, कोहनी से नीचे तक का रखना। चाहे आप साड़ी पहने हो चाहे सूट पहने हो, जो इतना गैप रहता है वो जनरली फैशन डिज़ाइनिंग में, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में रखी, कर तो मैंने बहुत कुछ रखा है पर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फैशन डिज़ाइनिंग भी एक अलग ही प्रोफेशन है। तो इतना जो वो होता है चूड़ी के लिए, यानी कि इतने में चूड़ी या चूड़ा जो भी होता है वो पहनने के लिए होता है, ठीक है।
सिंपल, अगर आपको घड़ी पहननी हो तो सिंपल आप घड़ी पहनना। राइट हैंड की जेब में आपको रखना है रुमाल। फ़ोन आपको साइलेंट करके अपने बैग में डाल देना है, ठीक है। नहीं तो अपने क्या करना है, जेब में, वैसे जेब में बिल्कुल मत रखना, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, फ़ोन अपनी जो बैग लेके जाओगे उसमें डाल के चले जाना। पर्स आपको लेके नहीं जाना है, पर्स भी आपको रखना है। ऊपर की पॉकेट में कुछ नहीं रखना है। सीधी सीधी बात यह है, सिर्फ और सिर्फ आपके जेब में ऊपर वाली में एक पेन होना चाहिए। पेन अपना लेके जाना, क्योंकि साइन करने होते हैं। अगर आप पेन वहाँ से कि सर पेन दे दो, वो भी एक इम्प्रेशन गलत बैठता है। पेन अपना जेब में लगा लेना, बॉयज़ अपने ऊपर वाली जेब में लगा लेना। अगर आप बिना जेब वाली शर्ट ले रहे हो, जो आजकल चलती हैं फिटिंग वाली अच्छी लगती हैं, तो आप अपनी जेब में रख लेना, नीचे वाली जेब में रुमाल के साथ, ठीक है बच्चों। लेडीज़ भी अपने जो जेब होती है या नाम, या अपने हाथ में जब डॉक्यूमेंट लोगे उसके अंदर रख लेना, डॉक्यूमेंट फाइल में अंदर रख लेना, वो चल जाएगा आपको, ठीक है। अब शुरू होती है सबसे पहली कहानी यहाँ से, इंटरव्यू क्वेश्चंस इन लाइब्रेरी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंट्रो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इंट्रो, ओके, INTRODUction। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए, और यानी कि अपने बारे में आपको बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने नाम बताने शुरू कर देंगे, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, फलाना नाम, डिगड़ा नाम। कुछ नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, माय नेम इज़, यानी कि पहले अपना नाम बताना है, XYZ, जो भी हो आपका नाम। माय यानी कि स्कूलिंग इज़, अगर आपके 2 स्कूल हैं, स्कूलिंग में भी ये ध्यान रखना 10th एंड 12th के बताए जाते हैं और किसी का नहीं बताया जाता। यानी कि आपने मान लीजिए 1 से 5 कहीं और से करिए, 6 से 10 कहीं और से करिए, 11वीं 12वीं अपने कहीं और से करिए। अगर इसमें भी करिए तो माई प्राइमरी स्कूलिंग इज़ इतना, सेकेंडरी मतलब ये 10th क्लास इज़ इतना, एंड पास आउट ऑफ इतना। या फिर आप सीधे कह सकते हैं माई स्कूलिंग इज़ इतना, ठीक है। उससे में कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूलिंग बतानी है। यानी कि आपने नाम बता दिया, स्कूलिंग बता दी। फिर आता है माई ग्रेजुएशन इज़ XYZ कॉलेज या XYZ यूनिवर्सिटी, वैसे कॉलेज से ही होंगे सब। अब बहुत सारे होशियार बच्चे पता क्या होते हैं, उन्होंने करा है, मान लीजिए जैसे कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, हिंदू कॉलेज मान लेते हैं, हिंदू कॉलेज है, ठीक है। हिंदू कॉलेज से उन्होंने करी है ग्रेजुएशन, वो बताना शुरू कर देंगे माई ग्रेजुएशन इज़ DU। बिल्कुल मत बता देना, बैड इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे क्या नाम, बहुत सारे कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, कानपुर यूनिवर्सिटी कॉलेजों से पढ़े होंगे, वो सीधे कहते हैं माई ग्रेजुएशन इज़ कानपुर यूनिवर्सिटी। नो, कानपुर यूनिवर्सिटी से आप अटैच कॉलेज से पढ़े हो, तो कानपुर यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हो, तो माई स्कूलिंग या माई ग्रेजुएशन इज़ हिंदू कॉलेज, ठीक है। सीधे सीधे आपको कहना है कि ग्रेजुएशन मेरी हिंदू कॉलेज से है। और आपको अगर आपको आप हिंदी मीडियम से हो तो खासकर बच्चों ये ध्यान रखना कि आपको अपने इंटरव्यू में इंग्लिश वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। कभी भी गलती मत कर देना, KVS के इंटरव्यू में, NVS के इंटरव्यू में क्या बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलना शुरू कर दो। शुद्ध हिंदी में वो शुद्ध घी बना के, वो हलवा बना के खा जाते हैं, ठीक है, वो छोड़ते नहीं, फिर बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी में बात मत कर देना। आपको माय नेम इज़, इतने तो अक्सर यार सबको पता है, कुछ भी हो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है इंट्रोडक्शन की, या फिर आप लिख के लीजिए माय नेम इज़ इतना, यानी जैसे मेरा नाम आशीष है, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह, ठीक है। माय स्कूलिंग इज़ केंद्रीय विद्यालय इतना,
माई ग्रेजुएशन इज़ नॉर्मल स्कूल, जितना भी है सब कुछ बता देना। फिर आपको उन्हें बताना है कि ये आप बिलीव कहाँ से करिए, और लास्ट में आपको बताना है आप रह कहाँ रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 चीज़ बतानी है इंट्रोडक्शन में। ये मत बता देना माई फादर्स नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़, माई डॉटर नेम इज़, ये मत बता देना शुरू करना, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बताना है, 12वीं कहाँ से करी वो बतानी है, फिर आपको क्या बताना है, ग्रेजुएशन कहाँ से करी वो बतानी है, बिलीव कहाँ से करी वो बतानी है, और आपको एक आधी हॉबी बता देनी है। हाँ, हॉबी भी बात है, हॉबी हॉबी बता देनी है। और लास्ट में आपको बता देना है कि माई प्लेस इज़ इतना, कि मैं यहाँ रहता हूँ, माई लिव इन, यानी कि आई एम लिव इन दिल्ली, या फिर इतना, जो भी बताना है बस। मैक्सिमम आपको ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। अगर आपको लिखना शुरू कर जाए, वैसे मैं आपको शायद ये टेलीग्राम पे दे दूँ, टेलीग्राम पे दे दूँगा तो बता दूँ। पहले आपको नाम लिखना है, फिर आपको स्कूल, फिर आपको कॉलेज नेम जहाँ से ग्रेजुएशन किए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बिलीव कॉलेज, या जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने डिस्टेंस बोर्ड पर कर रखी है, इग्नू से कर रखी है, अलकप्पा यूनिवर्सिटी से कर रखी है, और राशि टंडन जैसे कर रखी है, भोज से कर रखी है। जितने भी अगर आपने ओपन कर रखी है तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी का नाम ले देना, माई लाइब्रेरी साइंस, यानी कि इतना कि मैंने लाइब्रेरी साइंस यहाँ से करी। फिर आपको एक हॉबी बता देनी है, एक दो जितनी भी हॉबी हो। खासकर लड़के ध्यान रखना, लड़के पता क्या करते हैं, लड़कों को मैं बता रहा हूँ, लड़के सोचते हैं कि सामने वाला अगर मैं कुकिंग बोल दूंगा तो पूछेगा नहीं। बेटा ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू है, और एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट बैठ सकता है जो आपके सामने बैठा हो ना, वो घर पे खाना बनाता हो। क्यों? क्योंकि जब हम इस प्रोफेशन में आ जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि जो सामने वाला उसकी वाइफ हो, वो कहीं और इंटरव्यू ले रही हो या कहीं और पढ़ाती हो, तो जो आप ही हो, सिंगल हो, तो भूखे भूखे तो नहीं मरोगे, खाना बनाना सीखोगे। तो खाना उसे बनाना आता हो। ये मत कह देना कि मुझे कुकिंग आती है। अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर आपने कह दिया, उस सबसे पहले जैसे ही आप कुकिंग बोलोगे साहब आपसे पूछ लेगा कि अच्छा आपका फेवरेट फूड क्या है। आपने कह दिया छोले भटूरे, बताओ कैसे बनते हैं छोले भटूरे, सीधे सीधे ये कह देगा वो, ठीक है। और जिस फील्ड में हो उस फील्ड के हिसाब से आपको बताना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है, ठीक है। नई नई बुक मत कह देना कि मुझे बुक का शौक है। अच्छा, तो बुक बता दो, बुक का शौक है तो बताओ आपने इस मंथ कौन सी बुक ली, इस मंथ। फिर आप कहोगे सर मैंने इस मंथ तो बुक ली नहीं, तो इन्फॉर्मेशन बुक कलेक्ट करने का कैसे शौक है, कभी मत बता देना। इस तरह की यानी कि सिंपल बताओ। अगर आप कुकिंग बताते हो, लेडीज़ों का कुकिंग चलता है, जितनी भी लेडीज़ हैं अगर वो कुकिंग बताती हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर जेंट्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कुकिंग करते हो तो बताओ कुकिंग के बारे में, कौन सा फूड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा फूड आप खाते हो वो बताओ, आपको क्या पसंद है, आपका फेवरेट फूड कौन सा है। किसी ने कह दिया चिकन बिरयानी पसंद है, बताओ चिकन बिरयानी कैसे बनती है। तो ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हॉबीज़ वाले, उसमें ध्यान रखना, एक तो आपको बताना है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है। इन्फॉर्मेशन में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आपसे एक मोबाइल पूछ लेंगे, अच्छा बताओ लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है, एंड्रॉयड आईफोन में क्या है, उसमें आप बता दोगे। स्टूडेंट है यानी कि जो जर्नलिस्ट लड़का है वो आजकल मोबाइलों के पीछे भागता है, तो वो इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देगा, ठीक है। ये आप बता सकते हो सिंपली, ये बता दोगे। सीधे फिर कह दो अगर आप कोई खेल खेलते हो तो वो बता दो। यानी कि इस तरह से बताना है कि सामने वाले को लगे कि आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं। आप यहाँ पर जब लाइब्रेरी में ज्वाइन हो जाओगे तो आप यहाँ पर भी स्वस्थी नहीं फैलाओगे, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट रखना है, याद रखना कि अगर जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि मुझे तो वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो सीधे सीधे उनके दिमाग में ये आ जाएगा सुस्त व्यक्ति है। क्या आएगा कि ये सुस्त व्यक्ति है कि घर पे बैठ के खेलता है, ये हमारी लाइब्रेरी का नाश मार देगा, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले तो एक तो रट ही लो कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का शौक है, यही लिखना है।
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का शौक़ है। ठीक है, दूसरा ये लिख दो कि मुझे घूमने का शौक़ है। ठीक है, और घूमने का शौक़ है, घूमने के शौक़ में तो कहीं भी लिख सकते हो कि मैं कहना वहाँ गया था, चंडीगढ़ गया था, या फिर मूवी देखने गया था, या फिर लिख दो मूवी देखने वाला भी मत लिख देना, क्योंकि मूवी देखने वाले में आपसे मूवी पूछ लेंगे कि आपने लास्ट वीक कौन सी मूवी देखी है। आप फिर कह दो कि मैंने तो कहना 2 महीने 4 महीने पहले देखी थी, वो भी फेल हो जाएगा आपका। सीधे सीधे कहना है, एक तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और दूसरा कहना है आपको घूमने का शौक़ है। घूमने का शौक़ है कैसे, कि आपको घूमने का शौक़ क्या है? सर मुझे घूमने का शौक़ है, मैं इस तरह करता हूँ कि सुबह को अपना पढ़ाई वढ़ाई करके शाम को मैं ही घर वालों से परमिशन लेकर, या मैं घर वालों का जो सामान वामान होता है उसे लेने जाता हूँ, क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है। सिंपल, सामने वाले की आँख डाल के कहो कि सर मुझे घूमने का शौक़ है, और घूमने में हर दिन सामान लेने जाता हूँ, जिससे मेरी घूमना भी हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी मसल्स यानी कि जो घूमना होता है या फिर एक्सरसाइज होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। सॉरी, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट कवर हो गया। यानी कि पहला क्वेश्चन ये था, आप लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप पूरे इंटरनेट पे यानी कि यूट्यूब पे अगर आप सभी की वीडियो भी देख लो, तब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 8 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, और उस 10 मिनट में आपको इस तरह के इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जो आज क्वेश्चन मैंने बता दिए, मैं मान के चलता हूँ 50 से 60% मेरे बताए हुए क्वेश्चन आपको वहाँ इंटरव्यू में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीरियल वाइज है या नहीं सीरियल वाइज है, मुझे कोई परवाह नहीं है, सीरियल वाइज या फिर आपको ये सोचो कि ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। अब आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो वही पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन। अब जो क्वेश्चन है वो आपको लिख लेने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन कराएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपके जो आप इंट्रोडक्शन दोगे उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि आपने जैसे हॉबी का क्वेश्चन दे दिया कि हॉबी उन्हें बता दी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अच्छा, कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है? मोबाइल की इन्फॉर्मेशन। कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है? कि घरों की इन्फॉर्मेशन। कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का शौक है? कि क्या नाम PM कहाँ घूम रहे हैं, तो कुछ भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, आपको घूमने का शौक है। अच्छा, कहाँ घूमते हो? सब्जी लेने जाता हूँ, ये लेने जाता हूँ। ठीक है, दोस्तों के साथ वहाँ गया था, हरिद्वार गया था, चंडीगढ़ गया था, कहीं भी कुछ भी, मॉल गया था। तो ये हो जाता है, ये आपसे दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आपकी हॉबी से रिलेटेड हो जाएगा। इस बहुत से बच्चे केंद्रीय विद्यालय से पढ़े होंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, या नवोदय से पढ़े हैं। केवी और नवोदय वाले स्टूडेंट ये ध्यान रखना, केवी और नवोदय वालों से आपसे एक तो आपका लाइब्रेरियन का नाम पूछा जा सकता है, याद रख लेना। किसी भी तरह अगर आपको नाम याद नहीं है तो नाम याद कर लो। ठीक है, लिस्ट मिल जाएगी, नाम याद कर लेना, कोई ना कहीं वो टीचर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो एक अपने दोस्तों से किसी से भी, केवी वाले स्टूडेंट हर हालत में नाम याद कर लेना, क्योंकि उस लाइब्रेरियन का नाम जरूर पूछा जाएगा भाई, ये आपसे मैं कह रहा हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है केवी और एनवीएस वालों से, अच्छा आपका लाइब्रेरी एनवायरनमेंट कैसा था, किस तरह के आपके वहाँ पे बुक्स आती थी, कैसे न्यूज़पेपर आते थे उससे, मतलब आपकी लाइब्रेरी से। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा, केवी और एनवीएस वाले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं केवी और एनवीएस से पढ़े हुए, यानी कि जो इस तरह के स्कूल से पढ़े हुए हैं, सेंट्रल स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो उनका ये हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाना है कि आपकी लाइब्रेरी में, यानी कि आप केवी से पढ़े हो, आपकी लाइब्रेरी किस तरह की थी, किस तरह के टीचर थे, यानी कि आपके टीचर का नाम क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपके टीचर का नाम क्या था, किस तरह का एनवायरनमेंट था, किस तरह वहाँ बुक आती थी, किस तरह न्यूज़पेपर आते थे, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जो दिमाग में आता है टीचर की, यानी कि जो इंटरव्यूअर के दिमाग में आता है, तो वो आता है आपके लाइब्रेरी से जगत से जुड़ा हुआ कि ISBN नंबर क्या है, यानी कि ISBN नंबर क्या है। ठीक है, ISBN नंबर क्या है बच्चों, बताओ ISBN नंबर क्या है। अच्छा, आप ISBN ये पूछा जाएगा कि आप ISBN नंबर के बारे में जानते हैं,
तो वो क्या होता है, ठीक है। आपने बता दिया ISBN नंबर ये है, स्टैंडर्ड बुक यानी कि बुक नंबर है ये है, आपने बता दिया। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, कैसे मिलता है, सॉरी, कैसे मिलता है, बुक पब्लिश होने के कितने दिन या कितने डेज में लेना होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यानी कि आपसे ISBN के, यानी एक क्वेश्चन ISBN से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ISBN नंबर क्या है, कहाँ से लिया जाता है, कितने डिजिट का होता है, कैसे मिलता है, बुक पब्लिश होने के कितने दिन के अंदर लेना रहता है। भाई आपको ये क्वेश्चन बताया था मैंने, बुक पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर लेना होता है, ठीक है। कैसे मिलता है, भाई जब आपकी बुक पब्लिश, मतलब बुक आपके बन के रेडी है, पब्लिशर हाउस ने आपको सब कुछ दे दिया, तो वो पब्लिशर हाउस का या फिर आपका सेल्फ का 30 दिन के अंदर आपको ISBN नंबर लेना होता है। कितने डिजिट का होता है बताइए, इंडिया का ISBN नंबर। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इंडिया, भारत के ISBN नंबर की स्टार्टिंग किस डिजिट से होती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 8 से होती है तो 8 आपको पता होना चाहिए। क्यों 8 से होती है, 9 से होती है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपकी शुरुआत किससे होती है। डिजिट ये आपसे पूछा जाता है किससे शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखते चलिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही पूरा लिख लेना है, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है। सेम आप किसी का भाई पूछा जाएगा, ISSN नंबर क्या है, कहाँ से लिया जाता है, कितने डिजिट का होता है, कैसे मिलता है, और ISBN और ISSN नंबर में क्या अंतर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ISBN कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, ISSN नंबर क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके इस तरह क्वेश्चन हैं कि आपको दिमाग हिला देंगे। दिमाग कैसे हिला देंगे, क्यों दिमाग हिला देंगे, किस लिए दिमाग हिला देंगे, क्योंकि भाई आप किस फील्ड में हो, आप नॉर्मल टीचर नहीं हो, आप टीचरों के ऊपर भी टीचर हो। आप कोई भी स्कूल का टीचर है, उसे बुक चाहिए, आपके पास आएगा। आपको नहीं पता कि मान लीजिए कोई सी बुक मान लीजिए XYZ, अब हम मान लेते हैं कि KVS की प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें ISBN नंबर होगा कि नहीं होगा। तो ISBN नंबर होगा तो आपको पता होना चाहिए। और जब बार कोड हम करते हैं तो ISBN नंबर भी डलता है उसमें। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ISBN और ISSN नंबर में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है जितने भी मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको ये PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नोट कर लेना। पर अगर आपको टेलीग्राम पर नहीं मिले या कुछ भी हो जाए इस PDF में, आपको ये क्वेश्चन नोट करते जाना है। वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना शौक नहीं है कि मुझे व्यू बढ़ाने या कुछ भी बढ़ाना है। व्यू अगर मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ तो व्यू अपने आप बढ़ जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाने में आनंद आता है, पढ़ा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पता है मुझे। कोई ये कह दे क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, भाई अच्छी बात है, नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी करो, अलग तैयारी करो। जब आपको क्या नाम इंटरव्यू हो जाए तब
जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन आना है या नहीं है। पर ये क्वेश्चन मैं उस फील्ड में हूँ तो मुझे इस पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। जब आप किसी फील्ड में हो, अगर आपने हायर लेवल या हायर एजुकेशन में आप पढ़े हो या हायर एजुकेशन को आपने डील कर रखा है, तो आपको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपने लिख लिए कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ISBN या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा ISSN नंबर। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी कि ISSN नंबर एंड ISBN का डिफरेंस, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपके। चलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको लगे, अब बहुत सारे बच्चे कह देंगे मिस्टेक है, जो वीडियो नहीं देखेंगे सीधे टेलीग्राम पे जाएंगे कि इसमें मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है भैया, ये कहना मैं, अगर आप वीडियो देखते होगे तो शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में लिखने से हमारा समय बचता है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, क्या आता है हमारा, SR रंगनाथन का पूरा नाम, जन्म स्थान, ये याद कर लेना। SR रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या है, कोई बता सकता है मुझे? और मैंने आपको कई बार कराया कि SR रंगनाथन जी का पूरा नाम ये है, पूरा नाम ये है। तो SR रंगनाथन जी का जो पूरा नाम है आपको पता होना चाहिए। क्यों? भाई आज जो आप लाइब्रेरी का इंटरव्यू दे रहे हो, वो किसकी बदौलत दे रहे हो? SR रंगनाथन जी के बदौलत। SR रंगनाथन जी के बदौलत ही आप आज इंटरव्यू के लिए टीचर बन रहे हो, नहीं तो आप क्लर्क भी बन के ना रहते। ठीक है, तो SR रंगनाथन जी का नाम क्या है? पहली बात तो डॉक्टर है, ध्यान रखना, डॉक्टर कहना है, सीधे कह देना कि SR रंगनाथन जी, ये मत कह देना, भूल के भी सामने वाले को चिड़न हो जाएगी। और खासकर लाइब्रेरी के इंटरव्यू में, कोई भी लाइब्रेरी का या किसी का इंटरव्यू, अगर डॉक्टर की उपाधि है तो डॉक्टर कहना, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सीधे मत कहते ना APJ अब्दुल कलाम। अब इनके फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, जो इस तरह के जो नाम होते हैं वो इसलिए हमें इज्जत से लिए जाते हैं। पहली बात तो हमारे लिए सीधी सीधी बात है, जैसे अंबेडकर जी ने क्या बनाया, संविधान की निर्माण किया, तो उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो हम लाइब्रेरी का क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आज रंगनाथन जी के वजह दे रहे हैं, यानी कि इनके बदौलत हमने यहाँ पर TGT लाइब्रेरी का पेपर दिया है और TGT लाइब्रेरी की जॉब करें। नहीं तो एक जो ग्रुप D में वो छोटा सा चपरासी टाइप का होता है ना, इस तरह की नौकरी हमें मिलती है, और उसमें भी मिलती या ना मिलती वो डिसाइड होता है फिर गवर्नमेंट के ऊपर, अगर लाइब्रेरी फील्ड इंडिया में ना आता तो। ठीक है, तो SR रंगनाथन जी का पूरा नाम, जन्म तिथि, कब मरे, शायद इनकी डेट ऑफ अगस्त में है, इनकी डेट ऑफ शायद 12 अगस्त 1892 है। चेक कर लेना, वैसे 12 अगस्त 1892 है मेरे ख्याल से। कन्फ्यूज़न मैं भी हूँ कि 12 अगस्त 12 अगस्त में 9 अगस्त ऐसी कुछ है, चेक कर लेना ऐसे एक बार। 12 अगस्त में 9 अगस्त है, मुझे कंफर्म नहीं है। और डेट ऑफ एक्सपायरी है, यानी कि डेथ कब हुई थी इनकी, सितंबर में हुई थी, 27 सितंबर 1972, ये आपकी इनकी डेट। और पैदा कहाँ हुए वो भी पूछा जाता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये मद्रास में पैदा हुए थे, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा हुए थे, जो आज के टाइम पे तमिलनाडु है, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी ब्रिटेन इंडिया, और आज का क्या है वो तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो पूछा जा सकता है कि आपको अपनी बुक लिखनी है, आपको अपनी
बुक लिखनी है तो कैसे लिखो या कैसे लिखी जाएगी? क्या क्या सावधानी रखनी होती है? क्या क्या करना पड़ता है? ठीक है। सॉरी, मौसम भी चेंज हो रहा है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जब इंटरव्यू में हो तो आपका गला ठीक हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि आपको अपनी बुक लिखनी है तो कैसे लिखोगे और क्या क्या सावधानी बरतोगे, कैसे कैसे लिखोगे। तो आपको बता देना सर मैं अपने बुक लिखूंगा तो अपने जीवन परिचय के बारे में या फिर अपने किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखूंगा जिससे मैं समाज को इन्फॉर्मेशन या फिर एक तरह से जागृत कर सकूँ, ज्ञान का भंडार दे सकूँ। पहला आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले मैं टॉपिक डिसाइड करूँगा कि किस पे मुझे किताब लिखनी है। फिर हम उससे जगत यानी कि उससे जुड़ी हुई किताब, जैसे आपने मान लीजिए अपने जीवन परिचय, तो आपको पता तो है नहीं जीवन परिचय कैसे लिखना है कि मैं जीवन परिचय कैसे लिखते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें वो ढूंढूंगा कि किस चीज़ को यानी कैसे कैसे लिखना है, वो देख लिया। फिर आपको जब लिख दोगे सारी चीज़ें उसे अरेंज करना होगा, अरेंज करवाओगे या फिर खुद अरेंज करोगे या फिर आप कह दीजिए सर मैं अरेंज करवा दूंगा किसी पे, पब्लिशर पे या किसी पे अरेंज करवा दूंगा। फिर अगर आपने पब्लिशर कह दिया तो वहाँ पे आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। और आपने कह दिया कि मुझे मैं खुद अरेंज करूँगा, तो अरेंज करने का भी फॉर्मेट होता है। यानी कि अगर आप अरेंज करोगे कंप्यूटर में तो यानी कि ये फॉर्मेट होता है, ये आपका पेज A4 साइज़ का। तो एक एक डेढ़ डेढ़ जो यहाँ से लाइन छूटती हैं आपने बुक में देखा होगा, तो वो इसलिए छूटती है 1 इंच 1 इंच 1 इंच। जब PhD करते हैं 1.5 1.5 इंच, वो भी आपसे पूछा जाएगा। अरेंज करना ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आपकी आती है कि जैसे आपने मान लीजिए इन्फॉर्मेशन की बुक लिख दी तो आपसे पूछा जाएगा कि या आपको बताना है कि सर फिर आप प्रेगलिज्म के लिए चेक होने के लिए जाएगी, प्रेगलिज्म चेक होगी और प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर आपका उरकुंड है। उरकुंड जो है प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर है तो उसका भी ध्यान रखना। उरकुंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है। उरकुंड जो सॉफ्टवेयर है वो प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर है। और प्रेगलिज्म क्या होता है? प्रेगलिज्म आपकी चोरी एक तरह से कि आपने किसी और की किताब को चोरी तो नहीं करी। और प्रेगलिज्म रिपोर्ट 10% से नीचे होनी चाहिए। यानी जो उरकुंड है, देखिए जो उरकुंड सॉफ्टवेयर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कहीं, यहाँ लिख देता हूँ, पेन एक बार चेंज करके मैं लिख देता हूँ। ये है URKUND। उरकुंड जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रेगलिज्म के लिए होता है, PLAISM। ठीक है, ये है प्रेगलिज्म के सॉफ्टवेयर है। तो प्रेगलिज्म सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? जैसे आपने मान लीजिए कोई भी किताब लिखी तो उसमें जैसी आपकी पूरी की पूरी किताब डलेगी, यानी कि पहली बात तो वर्ड फॉर्मेट में डलती हो, वर्ड फॉर्मेट में उसका फॉर्मेट रहता है, उसमें डलते ही आपका दिखा देगा कि ये यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ से कॉपी करिए। अगर आपकी वो रिपोर्ट 10% से नीचे है तो कोई बात नहीं है, 10% मैक्सिमम माना जाता है कि आप 10% चल जाते। जैसे रेफरेंस हो गया, आपने रेफरेंस ले लिया कि यहाँ से मैंने रेफरेंस, और रेफरेंस देना पड़ता है कि मैंने यहाँ से इन किताब से ये इन्फॉर्मेशन ली है, 10% तक चल जाता है। अगर आपकी 10% से ऊपर है फिर आपकी जो दिक्कत शुरू हो जाती है, आपको वो रिपोर्ट अपनी सही करनी पड़ती है। इसलिए आप डिसर्टेशन में या PhD जो स्टूडेंट होते हैं उनमें देखा होगा कि वो गाइडों के पीछे क्यों घूमते रहते हैं। वो इसलिए घूमते रहते हैं कि जब आप किताब लिखोगे तो वो गाइड बताता है कि मान लीजिए ये S.R. रंगनाथन जी का पूरा नाम है किसी किताब में लिखा है तो ये तो चल जाएगा, पर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे चेंज करके लिखवाता है वो, क्यों? जैसे कॉपी में ना आए।
ठीक है, ये आप जब हाई लेवल में जब पढ़ोगे या फिर आप जुड़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, जब डिसर्टेशन या फिर थीसिस लिखोगे। ये हमने लिखी है तो हमें पता है। तो ये उरकुंड सॉफ्टवेयर या प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के दायरे में आपको चेक करवाना है। जैसे ही चेक होगी आपको पब्लिक हाउस में या पब्लिक हाउस आपका चेक करवाने के बाद क्या कर देगा, आपकी बुक प्रिंट करना शुरू कर देगा। बुक प्रिंट करने के बाद क्या करना है, बुक प्रिंट करने के बाद आपको फिर आपका प्रिंट होने के बाद 4 लाइब्रेरी में देनी है। 4 लाइब्रेरी आपको पता है कौन कौन सी दिल्ली में जो बताएंगे, मेन 4 लाइब्रेरी में। 4 लाइब्रेरी के बाद सॉरी उससे पहले आपको आपका लेना ISBN नंबर 30 दिन के अंदर। ISBN नंबर लेके अपना नंबर छपवाने के बाद और आपको क्या कर देना, सीधे बुक 4 लाइब्रेरी में भेज देनी। 4 लाइब्रेरी में भेजने के बाद सीधे सीधे अपना काम शुरू कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे रेफरेंस सेक्शन एंड सोर्स, दोनों में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस सेक्शन एंड सोर्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको लिख रहा हूँ कि अगर इधर उधर की बात मैं आपसे लिखूँ या फिर आपका दिमाग खराब करूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेफरेंस सेक्शन हो गया या रेफरेंस सोर्स हो गया, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेफरेंस सोर्स हो गया, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, रेफरेंस सोर्स या रेफरेंस सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका भी आप आंसर लिख लेना। फिर आता है आपका क्या, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक तरह से हम मान के चलते हैं बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया। क्यों? क्योंकि बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 7वें नंबर में हमारा आएगा इंसाइक्लोपीडिया और आपका पूछा जाएगा बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको आंसर लिख लेना है। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी बन रही है तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूरे नहीं हो गए। तो हम 10वें क्वेश्चन तक भी नहीं पहुँचे, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर पता है, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, मैंने पढ़ा रखा है। बिब्लियोग्राफी एंड इंसाइक्लोपीडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ये बताना है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, 4 तरह की टाइप ऑफ लाइब्रेरी। ये मत बताना है स्कूल लाइब्रेरी, चाइल्ड लाइब्रेरी, फलाना लाइब्रेरी, मेन 4 लाइब्रेरी बता देना जो आपके सिलेबस में भी है और जो हमने पढ़ रखी है। फिर आपसे पूछा जा सकता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नेम। ठीक है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के नेम्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कंप्यूटर मेमोरी, COMPUTER मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है और रोम होती है। फिर क्या होती है आपकी हार्ड डिस्क है, यानी सेकेंडरी मेमोरी जिसे कहते हैं हम, और SSD है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी मान के चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक तरह से रैम जो होती है, ये जितना जैसे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ तो ये रैम में चल रहा है। ये किस में चल रहा है, रैम में। और जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो चलता है हमारे रोम में। कि मान लीजिए इसका सॉफ्टवेयर आपने, जैसे मान लीजिए मैं अभी फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ या फिर किसी टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो बूटिंग होती है या फिर कंप्यूटर की जो बूटिंग होती है ना, कि उसमें दिखाता है कि ये बायोस जिसे कहते हैं, बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस में जितना भी काम होता है वो रोम में आता है, कि कुछ मेमोरी रोम में स्टोर रहती है। ठीक है, तो वो आता है काम। फिर आता है नेक्स्ट 11 नंबर, हम लेके चलते हैं 11 नंबर में साइज ऑफ मेमोरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, साइज ऑफ मेमोरी
भाई सबसे छोटी मेमोरी की साइज, यानी कि सबसे छोटी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट कोई नहीं है अभी तक, जितने भी यूनिट है बड़ी यूनिट आपसे पूछी जाएगी। वैसे एक बार आपको कंफ्यूजन करने के लिए बोल देगा सबसे छोटी यूनिट क्या है, निबल या बिट, ये बता दोगे आप। फिर सबसे बड़ी यूनिट क्या है सर, कि सबसे सर अभी तक सबसे बड़ी यूनिट जो भी है एक्सा है या ट्राइबन है, जो भी है वो बता दोगे आप, पर इससे बड़ी यूनिट हो सकती है, इस तरह बता दोगे। जैसे केवीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे कह रहे थे नहीं सर पूछा ही नहीं गया फर्स्ट पेपर में, अभी आप देख लो, उठा के देख लो, पेपर तो आ गया यार, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने नंबर हो गया हमारा, 11 नंबर हो गया। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा लाइब्रेरी एक्ट एंड सेस, जिसे हम क्या मानते हैं, लाइब्रेरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। लाइब्रेरी मूवमेंट जिसमें आते हैं, लाइब्रेरी एक्ट उसी में आ जाएगा आपका। लाइब्रेरी एक्ट एंड लेगिस्लेशन जो है ना आपका टॉपिक, वो है लाइब्रेरी एक्ट एंड सेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 13वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम, यूडीसी, डीडीसी, सीसी के कौन से एडिशन चल रहे हैं, कितने एडिशन है, कितने एडिशन है, और कब पहला एडिशन आया, जन्म किसने दिया, यानी कि फाउंडर कौन है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि एक तरह से मैंने आपको कवर कर दिया किस किस ने बनाया है, सब कुछ एक ही उसमें आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया, कैसे आया, कौन लाया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब आपको मैं पढ़ा रहा था, 1930, 1931, 1932 और 1933, ये जो 4 साल हैं ये लाइब्रेरी की दुनिया बदलने वाले साल हैं इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया के लिए दुनिया बदलने वाले साल हैं। तो इन चारों का जितने भी 30 में क्या हुआ भाई, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा आपको भाई, सारी चीज़ें आपको बता रखी। 31 में क्या हुआ, 33 में क्या हुआ, 32 में क्या हुआ, ये सबको आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए अब तैयार कर रहे हो तो, ठीक है। चलो मिटा कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ 1930, 1931, 1932, 1933 इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए 15 नंबर डाल देते इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, और ये जो ईयर है इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कॉपीराइट एक्ट, कॉपी RIGHT एक्ट कब आया इंडिया में, क्या होता है, क्या क्या प्रावधान है इसके अंदर, ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इफ्ला, ILA की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ हेडक्वार्टर है, बताया सर आपको। और ALA IAS लाइब्रेरी, ये तो पूछा जाएगा क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी का है। और कौन सा पूछा जाता है, RRRLF क्या है, ये क्वेश्चन ही लिख लीजिए क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा पूछी जाएंगी। यूनेस्को
कहाँ है, कहाँ है, क्या कार्य है। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते चले जाना। अभी आपकी वीडियो लंबी होगी तो मुझे आपको सारे क्वेश्चन बताने हैं। भाई क्वेश्चन आपको सारे इसलिए कवर कराने हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर छूटा तो वही है कि आपको दिक्कत होगी। वे चार लाइब्रेरी कौन सी हैं जिसमें बुक बनने या पब्लिश होने के बाद पब्लिश होने के बाद उसकी कॉपी भेजी जाती है। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे 3 जगह पूछा जाएगा। एक तो आपको मैंने जो बुक बताई वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया था, मैंने 4 जगह को लाइब्रेरी बेचा जाता है। अब 4 लाइब्रेरी आपको मैंने पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार उन लाइब्रेरी का जिक्र करके एक बता देता हूँ मैं, दिल्ली लाइब्रेरी है। ठीक है, बार बार लाइब्रेरी का नाम लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आता है OPAC। OPAC का फुल फॉर्म क्या है? ओपन बोल रहा हूँ, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये है ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। पूछा जाएगा क्या होता है, क्यों ज़रूरत है? भाई ओपन पब्लिक एक्सेस लाइब्रेरी कैटलॉग जो डिजिटल है हमारी बुक है उनके लिए यूज़ हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है बड़ौदा लाइब्रेरी से रिलेटेड क्या है? 1911 है 10 है, बताइए। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, 1911 है या 10 है, बताओ। कौन थे कि जिन्होंने हमारे लाइब्रेरी जगत में एक तरह से क्रांति लाने का काम किया? एक राजा थे जिन्होंने बड़ौदा के, उन्होंने लाइब्रेरी को बाहर से लाइब्रेरियन को बुलाया और उसे लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करवाया और एक तरह से लाइब्रेरी जगत में क्रांति लाने की शुरुआत करी। फिर क्या आता है? फिर क्वेश्चन आता है, हाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइब्रेरी में बुक हैं तो आप किस तरह से लगाओगे उन्हें? भाई किस तरह से लगाओगे? आपकी लाइब्रेरी में बुक पड़ी है बहुत सारी, किस तरह कि सर मैं सबसे पहले अगर ईजियर वे, अगर मुझे बच्चों को एकदम लाइब्रेरी में लाना है तो मैं ईजिएस्ट वे क्या नाम टेक्स्ट बुक को अलग रख दूंगा, रेफरेंस बुक को अलग रख दूंगा, इस तरह से हम, और रेफरेंस सेक्शन में अलग पूरा क्रिएट करके इस तरह से कर दूंगा। नहीं तो फिर दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरा रख सकता हूँ कि हिस्ट्री बुक अलग, मैथ की बुक अलग, साइंस की बुक अलग, सारी अलमारियों में इस तरह से डाल दूँगा। तीसरा क्या है, नंबर वाइज डालूँ, एक्सेशन नंबर या कॉल नंबर डाल के वो डालूँ। ये सारे फॉर्म आपको पता ही है, आप लाइब्रेरी फील्ड में जुड़े हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैठता है जो पूछा जा सकता है हार्डवेयर। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूल के भी ये मत सोचिए ना कंप्यूटर से क्वेश्चन ना पूछे जाए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर को वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। सीधे सिंपल डेफिनेशन। हार्डवेयर आपको पता है CPU हो गया, माउस हो गया, ये सब चीज़ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे हम अपने प्रोग्रामिंग को या प्रोग्राम्स को रन करवाते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर था? 23 नंबर। 24वें क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम। 24वां है इनपुट
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सबको पता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट में कौन सा डिवाइस है, माउस है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का आंसर मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है आपके। फिर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना, और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एबॉर्ड रीडर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, WPS है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कौन सा मान के चलते हैं, जो भी है सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर मान के चलते हैं, ठीक है। ये हो गए, यहाँ तक आ गए हम। अब आता है आपका घूम फिर के आपको PPBS की कहानी आएगी। PPBS की आपको पता ही है, बजटिंग से रिलेटेड है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ZBB, यानी कि जीरो जीरो बेस्ड BUDGET बजटिंग, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जीरो बेस्ड बजट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर कि केवी में आप लाइब्रेरी को किस किस तरह से, यानी कि KVS के स्कूल में आप लाइब्रेरी को किस किस तरह से बजट दिलाएंगे या मिलेगा, दिलाएंगे या मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29वां हमारा क्वेश्चन आता है, वीडिंग क्या है। ये आपको मैंने कई बार बता चुका है, DSSB की लाइब्रेरी की जब हम तैयार कर रहे थे और KVS की लाइब्रेरी तैयारी कर रहे थे, सब आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा सकता है, लाइब्रेरी लोन, LOAN, लोन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे लाइब्रेरी लोन क्या होता है, लाइब्रेरी शेयरिंग क्या होता है, लाइब्रेरी शेयरिंग क्या होता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है झटके में, जिसे कहते हैं कि एकदम दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन, KVS के स्कूलों में लाइब्रेरी में आप बच्चों को क्लास से कैसे बुलाओगे, कैसे बुलाओगे आप भाई, कैसे बुलाओगे, क्यों, पहली बात तो कि सर मैं इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा कि बच्चे अपने आप लाइब्रेरी में आना पसंद करें, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उस तरह से, या फिर अगर मुझे कोई लगता है कि बच्चे आना नहीं चाहते, तो मैं जो मेरे से पहले, यानी कि जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, यानी कि जैसे मान लीजिए क्लास 6 की टाइम पीरियड चल रहा है, तो 5 मिनट पहले मैं आप उस बच्चे को कह दूंगा कि आप जाते हुए आप जाइए और इस क्लास के मॉनिटर को कह दीजिए कि आपका पीरियड है, आप जा नेक्स्ट पीरियड में लाइब्रेरी में आ जाना, सर ने कहा है। ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा ये करूँगा कि मैं किसी भी जो व्यक्ति होगा या फिर कोई भी जो बाहर होगा उससे कह दूंगा। वैसे तीसरा ऑप्शन को आपको लेके मत चलना, तीसरा ऑप्शन थोड़ा इन अप्रोप्रिएट बैठता है। 2 ऑप्शन आपको लेके चलना है कि मैं पहले तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा कि बच्चे अपने आप ही लाइब्रेरी में आना पसंद करें, या फिर मैं उस तरह का कि आपको जो लाइब्रेरी में बैठा है उनको कह दूँगा, ठीक है। फिर आता है एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर 32, लाइब्रेरी में बच्चे खुद
आ कर पढ़ें, आप ऐसा क्या करोगे? बताइए कि आपकी लाइब्रेरी में बच्चे आके खुद पढ़ें तो आप ऐसा क्या करोगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइब्रेरी जगत में कि जैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका हायर लेवल में भी पूछा जाता है, तो इसलिए दोनों ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 लेके चलते हैं हम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर लेके चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है 34, प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सोर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये पूछे जाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, ये बताइए। प्राइमरी की स्पेलिंग गलत है, ARY। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स या टर्शियरी सोर्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 35। बच्चे बोर मत हो कि आपको लग रहा है कि ये सारे बकवास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जितने भी लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी संभावनाएं और हर हालत में। जो ये है ना कि टाइम, आपको ये सोच रहे हो कि टाइम आप खींच देगा। कोई भी गवर्नमेंट इंटरव्यू में अगर आपको लगता है कि सामने वाला, यानी कि इंटरव्यूअर को लगता है कि सामने वाला पका हुआ है या इसके बस की कुछ नहीं है, सॉरी मत कह देना। एक भी क्वेश्चन में सॉरी मत कह देना। मैक्सिमम मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तब तो एक आधा, मतलब एक बार या दो बार सॉरी चल जाता है, पर हर बार सॉरी नहीं चलता। हर बार सॉरी मतलब आपकी जॉब के लिए सॉरी। ठीक है, पेटेंट्स एंड पीरियोडिकल्स पूछा जा सकता है। पेटेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखते हैं, अगर अगर मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर लाइब्रेरी के पास इस साल का बजट नहीं है, जैसे कोरोना के टाइम पे बजट नहीं था, नहीं है, और बच्चों को संसाधन भी चाहिए, यानी बच्चों के संसाधन को देने, आपको किताबें मुहैया कराएं, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप लाइब्रेरियन हो, आपके पास बजट नहीं आया, गवर्नमेंट ने आपने फंडिंग नहीं करी, तो आप क्या करोगे? बच्चों को मैगजीन देनी है, यानी कि जो करंटली मैगजीन आती है, जो न्यूज़पेपर आते हैं, वो प्रोवाइड कराने, तो क्या करोगे? सीधे सीधे कह देना है कि सर लाइब्रेरी के पास जो पुराना बजट पड़ा है उसमें देखूंगा। फिर जो जैसे न्यूज़पेपर है या फिर इस तरह के संसाधन हैं, उन्हें मैं बेच के जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा या फिर इस तरह की चीज़ें आएंगी उससे करूँगा। जो बजटिंग, जैसे बच्चा कोई लेट फीस देता है, ड्यू डेट पर जाता है, उसका जो बजट है उससे उसको सारों को कलेक्ट करके मैं उनसे संसाधनों की पूर्ति करूँगा, यानी कि बच्चों को संसाधन मुहैया कराऊंगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर आता है, आप लाइब्रेरी के लिए क्या करोगे, यानी कि लाइब्रेरी के विकास के लिए आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे कहीं भी हो। आप लाइब्रेरी विकास के लिए क्या करोगे? जैसे आपसे आप मान लीजिए आप कोई नौकरी जा रहे हैं, मान लीजिए आपने बैंक की नौकरी का इंटरव्यू दिया, आप सोचेंगे आप हमारे बैंक के लिए क्या करोगे, या आप कॉल सेंटर में नौकरी, आप हमारे कॉल सेंटर के लिए क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन आप जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई से फील्ड में हो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के
लिए के लिए क्या करोगे, कि बच्चों के विकास के लिए आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए क्या करोगे, बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए क्या करोगे, यानी कि बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को लाइब्रेरी में जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जाना चाहिए तो क्यों, और और जाना चाहिए तो क्यों। सीधे सीधे आपको आंसर देना है। सर कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, लाइब्रेरी से उसे जोड़ना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट से सेकेंड मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ यानी प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो उसे उसके लाइब्रेरी में आना चाहिए। उसकी जो बुक्स हैं जैसे क्रिएटिव वाली बुक्स हैं, जैसे कि आर्ट्स की बुक है, इन्फॉर्मेशन बुक है, बच्चों की जो बुक्स हैं चंपक टाइप है, उनको उस तरह की बुक से पढ़नी चाहिए, कहानी की बुकें पढ़नी चाहिए, जिससे कि वो उसकी कल्पनाशील दिमाग हो जाए। भाई कल्पनाशील जगत में दिमाग हो जाए। ये प्राइमरी के जब इंटरव्यू होता है ना, पीआरटी का जो इंटरव्यू होता है, पीआरटी वाले का जो इंटरव्यू होता है, उसमें कल्पनाशील वर्ड का जो यूज़ करना पड़ता है, वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी। अगर जो कोई पीआरटी का भाई हो या उनका कोई भी हो तो उनके लिए कल आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि बच्चा हर कोई से भी लेवल का बच्चा हो उसे लाइब्रेरी में आना चाहिए या फिर लाइब्रेरी से हमें जाना चाहिए। चलिए, अब आपका 41वां क्वेश्चन आपका बैठा है। आप एक तरह से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ, आपकी लाइब्रेरी में बच्चे सो कर रहे हैं तो आप क्या करोगे। भाई स्वाभाविक है, स्कूल लाइब्रेरी में तो बच्चे शोर करते हैं, तो आप क्या करोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, कि सर मैं बच्चों को क्या नाम अटेंशन में लाऊंगा, उनको उनका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा कि बच्चों इधर देखो, ये इन्फॉर्मेशन है, या फिर ये चीज़ें देखो, ये किताब कितनी इन्फॉर्मेटिव, इसमें ये चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी नई मैगजीन आ गई, या फिर बच्चा आपके हो चाहे क्लास देखो इधर, ये देखो ये किताब है, इसमें पता है आपको आपके क्लास से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा, जैसी वैसी वो आपका शोर करना बंद कर देंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी यानी कि ये नहीं, ये पूछा जाएगा एक वीक में एक क्लास, यानी क्लास में एक लाइब्रेरी में एक क्लास के कितने पीरियड्स होने चाहिए लाइब्रेरी के। यानी कि ये पूछा जा सकता है, भाई आप ये बताओ कि आपके मान लीजिए 6 से 12 की लाइब्रेरी अलग होती है और 1 से 5 तक की लाइब्रेरी अलग होती है। ठीक है, कहीं भी हो, तो आप 6 से 12 की लाइब्रेरी में हो तो कितने पीरियड होने चाहिए लाइब्रेरी के, बताइए। कि सर 1 से 2 तो मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि एक पीरियड इसलिए है कि अगर एक पीरियड से अगर हम लेके चलेंगे तो एक पीरियड हमारा बच्चों को इन्फॉर्मेटिव यानी कि पूरे हफ्ते की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां क्वेश्चन।
NCERT के फुल फॉर्म सारी याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। और NCERT बुक्स को ही क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को। भाई NCERT की बुक का फुल फॉर्म क्या है? NCERT के नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म है, एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT की बुक इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि वो NCERT की बुक हमारे वैलिड सोर्स माना जाता है और उसमें गवर्नमेंटल सोर्स है, जो रिसर्च हुई है, जो बिल्कुल वैलिड सोर्स माना जाता है, इसलिए NCERT की बुक हम पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AACR 2 और AACR2R, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AACR2 AACR, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन आएगा, पूछा जा सकता है ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट। ई लाइब्रेरी, ये तो आपको पता ही है ई लाइब्रेरी क्या होता है। भाई ई लाइब्रेरी क्या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, जो क्या ना मान लीजिए 24/7/360 चलती रहती है। अगर किसी को रात को लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी, वो कहीं भी है, तो रात को भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, उसे कहते हैं ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट। फिर आता है लाइब्रेरी जनरल। देखिए बाहर कुत्ता भौंक रहा है, उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए, अपने हमारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी JURNals, लाइब्रेरी जनरल्स के नाम पता होना चाहिए। सबसे खास बात ILA के जनरल का नाम पता होना चाहिए, वो भी मैं अभी लिख देता हूँ। लाइब्रेरी जनरल्स के नाम याद कर लेना, लाइब्रेरी जनरल्स जितने भी हैं, कोई भी हो कहीं का भी हो, सबसे ज़्यादा पहले इंडिया के नाम करना। ILA के जनरल्स का नाम और कितने टाइम में आता है, टाइम पीरियड या कितने टाइम पीरियड कितने में आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं हम, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो पहले ले लेना मैं एक तरह से, अब याद आ रहा है मेरे। स्टॉक वेरिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर कोई बच्चा बुक चोरी करके ले जाता है तो क्या करोगे? ठीक है, पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर सर कि मुझे पता चल गया कि बच्चा बुक चोरी कर रहा है, तो मैं उसे समझाऊंगा कि क्या नाम, ऐसे करना गलत है। अगर फिर भी वो इस तरह के काम करता है, तो मैं सीधे सीधे प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देके उसके माँ बाप को बुलाऊंगा, और माँ बाप को उसको इस तरह की वार्निंग की जगह उसके साथ एक्शन लिया जाएगा। पहले आपको सीधे ये काम मत कर देना, पहले आपको कहना है कि सर मैं उसको समझाऊंगा, क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रवृत्ति इस तरह की नहीं होती। कोई भी बच्चा जन्मजात या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती, संगत का भी असर हो सकता है, कुछ भी असर हो सकता है। मैं उस बच्चे को पहले समझाऊंगा, समझाने के बाद जब अगर वो इस तरह के काम फिर आगे भी भविष्य में करता है, तो फिर मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, और इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसके माँ बाप को बुलाऊंगा और एक्शन लूँगा। ठीक है, सिंपल आंसर देने, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आंसर मत देना। फिर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम एक तरह से स्टॉक वेरिफिकेशन में करते हैं या वीडिंग में करते हैं, कुछ बुक लाइब्रेरी में फटी हुई हैं तो आप क्या करोगे? भाई अगर कोई बुक फटी हुई है तो उसको क्या करेंगे, उसकी बाइंडिंग करवाएंगे, उसको क्या नाम प्रिपेयर करा के, यानी कि अच्छी तरह प्रिपेयर करवा के फिर दोबारा उसको रीयूज़ में डाल देंगे। कोई भी बुक आपको बेचनी नहीं जब तक वो पूरी नष्ट ना हो जाए। लाइब्रेरी का यही रूल होता है, कहीं का भी लाइब्रेरी हो, कि जब तक पूरी बुक नष्ट नहीं हो जाती तब तक वो बुक को हम
बेचते नहीं है, फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। लाइब्रेरी में जितनी बुक है, चाहे अगर उसका एक पन्ना फटा है तो उसे भी एक तरह से संभाल के बुक में रखें, या कवर पेज फटा है तो उसे बाइंडिंग करवा के उसे रख देंगे। अब आपसे पूछा जाता है लाइब्रेरी साइंस का भविष्य क्या है। लाइब्रेरी, आपने लाइब्रेरी साइंस करी, यानी कि आपने ये लिख लेते हैं, ने लाइब्रेरी साइंस की, इसका भविष्य क्या है, क्या है, कैसा, या फिर कैसा है, कैसा है। सर कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है, कि जिससे हम, आप एक किसी भी फील्ड में चल जाइए, वहाँ पर हम एक ही जगह की या फिर एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइब्रेरी साइंस के भविष्य में अगर हम कोई भी अच्छी तरह उसका यूज़ करना चाहे तो उसमें उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक जगह हम एक ही जगह या एक ही स्थान पर रहकर हम बहुत सारी बुकों की या फिर बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। वो है लाइब्रेरी साइंस का भविष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 52 देखते हैं। देखिए 50 से भी ज़्यादा होगा क्वेश्चन, तो अभी देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। लाइब्रेरी में आपका क्या कार्य रहेगा, यानी कि आप लाइब्रेरी में आएंगे तो आपका लाइब्रेरी में क्या क्या कार्य रहेगा, ये बताइए। आपको कहना है सर जैसे ही मैं आऊँगा, पहले तो मुझे आते ही अपनी लाइब्रेरी का लॉक खोल के उसको संभालना है, न्यूज़पेपर कलेक्ट करके लाने हैं, या फिर जो भी आपका कोई भी न्यूज़पेपर देने वाला होगा या फिर कलर जो भी होते हैं वो दे के चल जाएगा, तो मुझे न्यूज़पेपर को उसमें स्टाम्प लगानी है। सबसे पहला काम मुझे स्टाम्प लगानी है, उसकी एंट्री करके रखनी है। ये देखना है कि पीरियड किसके लगे हुए हैं, अरेंजमेंट देखना है, अगर किसी का फर्स्ट पीरियड में अरेंजमेंट लगा है तो मुझे उन्हें बुला के लाना है, उन्हें लेके आना है कि लाइब्रेरी में चलिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट पीरियड का आपको हर हालत में बच्चे को बुला के लाना पड़ेगा, या फिर किसी को कह के बुलाना पड़ेगा। औरों को, यानी जो और पीरियड है उसमें क्या होता है, बच्चे अपने आप आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, पहले पीरियड में आपको बुला के लाना पड़ेगा। ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस में आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी की कर लेते हैं हम, की जॉब में ही क्यों आना चाहते हैं। कि सर लाइब्रेरी की जॉब में मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक तरह से इन्फॉर्मेशन का, जैसे आपने कहा था हॉबी है मेरी इन्फॉर्मेशन का, कि सर लाइब्रेरी साइंस की जॉब में एक तो मुझे नई नई चीज़ों को जानने का शौक़ है, कि नई नई चीज़ें, जैसे कि कोई भी जर्नल सा है उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती वो मिल जाएगी। हम रील्स देखते रहते, स्क्रॉल करते रहते, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, मेरी आँख भी ख़राब नहीं होगी और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस तरह का आंसर देना आपको, कि सामने वाले को लगे कि हाँ सही में ही इस तरह का आदमी है, ये इस तरह की लेडी है। फिर आता है आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने बिलीव ही क्यों की। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। फिर पूछा जा सकता है एम लीव क्यों नहीं की, उसके बाद एम लीव और पीएचडी क्यों नहीं की। भाई एक चीज़ ध्यान रख लेना, अभी आज आपको बुरी लगे मेरी बात, कोई एम लीव स्टूडेंट हो, पीएचडी स्टूडेंट हो, खासकर ये ध्यान रखना अपना, अभी मत बता देना कि आपने पीएचडी और एम लीव कर रखी है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो एम लीव और पीएचडी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास पीएचडी और एम लीव है और आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो बी लीव लिख के छोड़ देना, एम लीव मत लिखना। क्योंकि एम लीव लिखने का मतलब ये है आपसे 10 क्वेश्चन
ज़्यादा पूछना और 10 क्वेश्चन ज़्यादा पूछना, वो भी हायर लेवल के, छोटे मोटे लेवल के नहीं, हायर लेवल के पूछे जाएंगे। और हायर लेवल के जैसे ही पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आपके थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्यों तक है, वहाँ पर क्यों, कैसे, किस लिए होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपकी फेवरेट बुक। ये क्वेश्चन आपका एक तरह से इसलिए है कि आपके व्यक्तित्व का पता लगाता है लाइब्रेरी साइंस में, कि आप किस तरह की बुक पढ़ते हैं, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है, कौन सी है। कि सर मेरी फेवरेट बुक आज के टाइम पर मेरी प्रीवियस पेपर है जितने भी लाइब्रेरी साइंस के थे, और मेरी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े बुक्स हैं, और कह दीजिए कि सर मैं एक तो नॉवेल्स पढ़ता हूँ हिंदी की, अगर हिंदी के स्टूडेंट हो, हिंदी में आप इंटरव्यू दे तो हिंदी के नॉवेल्स पढ़ता हूँ। सीधे सीधे एक प्रेमचंद की बता देना, 2-3 बता देना कि सर मेरी फेवरेट बुक प्रेमचंद की है, कि पोस की रात है, या फिर इस तरह की कहानी, कोई भी कहानी की बुक बता देना, पर कहानी याद होनी चाहिए। अगर पोस की रात बता दी तो आपको कहानी याद होनी चाहिए। कोई भी बता दो बुक कि मुझे वो बुक XYZ बुक पसंद है, फिर आपसे डायरेक्ट अगला ही क्वेश्चन ये आएगा कि वो बुक क्यों पसंद है, कि सर उसमें ये कहानी है कि एक दिखाया व्यक्ति इस तरह की बात है, किसान की वो बताइए, पोस्ट की रात में किसान का बताया गया कि किसान के क्या क्या चीज़ें का सामना करना पड़ता है, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन बहुत बड़े हो रहे हैं, वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है, क्वेश्चन बड़े हो गए, वीडियो बड़ी हो गई, आपको सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। नेक्स्ट है बार कोड। बार कोड स्कैनर क्या है के बारे में क्या जानते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में। भाई बारकोड स्कैनर सर ये होता है, एक बारकोड स्कैनर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम एक स्कैन यानी कि एक कोड के में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसे स्कैन करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये बुक इस तरह की चीज़ है। या फिर हम जैसे कोई भी आजकल जैसे ISSN नंबर होता है, वो भी एक तरह के बारकोड स्कैनर के रूप में काम करता है, क्योंकि उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है सारी कि ये बुक इस तरह की है, इस पब्लिकेशन की है, इस तरह इतने प्राइस है। वो स्कैन जैसे सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, उसमें स्कैन करके रखी जाती है लाइब्रेरी में, कि जैसे हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, स्कैन करके ही हम सारी बुक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और ड्यू डेट और उसकी इशू डेट डालकर टाइम बचे हमारा। ठीक है, ये आपका बार कोड का है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कैटलॉग कार्ड, कैटलॉगिंग कार्ड का साइज और क्या क्या लिखा होता है उसमें। और एक और मान लीजिए, और क्वेश्चन क्या है, ये कहाँ पर रखे जाते हैं या फिर रखे होते हैं, कुछ भी मान लीजिए कि कहाँ पर रखे होते हैं। भाई कैटलॉग कार्ड आपको पता है लाइब्रेरी के या तो घुसते ही आपको पहले लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे मिलेगा। अगर राइट हैंड पे लाइब्रेरी में बैठा है तो लेफ्ट हैंड पे मिलेगा, लेफ्ट हैंड पे लाइब्रेरी में बैठा है तो राइट हैंड पे मिलेगा। एक जगह घुसते ही मिलेगा, सीधी सीधी बात है, घुसते ही मिलेगा, क्योंकि घुसते ही होता है, कि जिससे घुसते ही आपको बुक ढूंढने में आसानी हो। ये आपको पता होना चाहिए। साइज़ क्या है, 12.5 7.5 आपको पता ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है MARRCR या फिर MACR, दोनों एक ही है, क्या है ये पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं या फिर इतने क्वेश्चन बहुत हैं, वैसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम आपको ही क्यों लें इस जॉब के लिए, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम आपको ही क्यों लें इस जॉब के लिए, बताओ ऐसा क्या काबिलियत है। पहला बच्चा क्या उसमें और आप में क्या काबिलियत है, कि सीधे कह देना है सर
मुझे बुक कलेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी में मैंने पढ़ाई करी है। और मुझे लाइब्रेरी का फील्ड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ें मिलती हैं, नई नई बुक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और मैं उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने सामने वाले को भी उसका ज्ञान को दे सकता हूँ। या फिर आपको ये कह देना सर मुझे मैं बुक लवर हूँ या फिर मुझे इन्फॉर्मेशन लवर हूँ कि मुझे बुक का जानने का शौक़ है, और इसलिए मैं इस जॉब को करना चाहता हूँ। और इस जॉब के थ्रू जो सामने वाला उसे भी एक दो इन्फॉर्मेशन दे के उसका भी मनोबल या फिर उसके ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये था, ये सारे आपके यानी कि ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन में कोई भी नहीं क्वेश्चन है, ये सारे आपको 59 क्वेश्चन आपको बता दिएंगे। 59 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, A4 साइज़ के पेज लेने, उनमें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करके जितने पन्ने बैठे, और एक पन्ने पर एक ही लिखना। ये नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ लिख दिया फिर पीछे लिख दिया, यहाँ लिख दिया पीछे लिख दिया, ना 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 ना, ये मत कर देना, क्योंकि पीछे जब मोड़ोगे आप, पन्ना मोड़ोगे तो बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो, लिख लिए, एक कॉपी बना के रख लो, फोटो स्टेट करा लो, 20 रुपये 10 रुपये जितने के होते हैं, फोटो स्टेट करा के रख लो। या फिर आपको मैं बताता हूँ, अगर फोटो स्टेट ना कराओ तो 2 कॉपी बना दो। इसमें लिखा क्वेश्चन आंसर या आधा याद हो गया, इसमें लिखोगे क्वेश्चन आंसर, टेप हो गए भी ना, जिसे टेप ना कहते हैं, इसमें देख के टेप हो गए, तब भी आपको आधा याद हो जाएगा। ये करना है आपको। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मेरे एक्सपीरियंस से, बहुत ही आपके हायर लेवल के जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या पूछा जा सकता है, सामने वाले के दिमाग में क्या है, साइकोलॉजर काउंसलर, जितना भी मेरा फील्ड है, काउंसलर का फील्ड, साइकोलॉजर का फील्ड, लाइब्रेरी का फील्ड, उन सारों को जोड़ जाड़ के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि सामने वाला जब क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, बस यही करना है, आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर लिखने हैं, इनके आंसर सारे एप्रोप्रिएट आंसर सही लिख लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्या कोई भी क्वेरी हो, आप इस वीडियो के नीचे कर दो। कल से आपके लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन यानी कि UGC नेट की तैयारी शुरू हो जाएगी, DSSB की तैयारी शुरू हो जाएगी, और CTET की भी CTET बोला हूँ, UPTET की तैयारी शुरू हो जाएगी, TGT की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी 2-3 दिन इसलिए वीडियो नहीं आई थी क्योंकि देखिए नवरात्रों का मौसम है, बच्चे ये होता है कि बहुत सारे फास्ट रखते हैं। फास्ट में ये होता है कि भाई आपका फ़ोन से पढ़ रहे हो और फ़ोन में पढ़ते पढ़ते एक तो खाली पेट रहता है, पढ़ते पढ़ते सर में दर्द हो जाता है। तो रितु मैडम और मैंने ये डिसाइड किया था कि बच्चों को एक आधी वीडियो देकर उनको इन्फॉर्मेटिव करते रहना चाहिए, कि जिससे उन्हें पता चल जाए कि क्या पढ़ाई जा रही है। जैसे TGT का सिलेबस आपको बता दिया, UGC नेट का सिलेबस करवा दिया, UPTET का सिलेबस करवा दिया। अब आपके जैसी आपके फास्ट खुलते आपका एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी के थ्रू आपकी कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। भाई कल से इसलिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो, जिससे कि आपको एकदम बर्डन ना पड़े कि आपको क्लासेस मिल रही है फिर आप परेशान हो जाए। भाई खाली पेट कोई भी हो, कोई भी दुनिया में हो, हम उस लेवल में खा पी के हमारा दिमाग चलता है। ठीक है, खाली पेट वही है, खाली पेट भजन ना होवे, वही कहानी है। खाली पेट कोई भजन नहीं होता, पेट में कुछ होगा तो दिमाग भी चलेगा। खाली पेट में ये रहता है यार भूख लग रही है, वो होता है। ये इस तरह की चीज़ें नहीं है। कोई ये कहते हैं मैं खाली पेट पढ़ लूँगा, ये पढ़ लूँगा, बेटा खाली पेट मत पढ़ना। 1 घंटा पढ़ लोगे, अगले फिर यही हो जाएगा, ये तो मैंने पढ़ाई था, दिमाग घूमने लगता है। खाली पेट मत पढ़ना, कुछ भी चीज़ें अपने पास छोटे स्नैक्स रख के थोड़ा सा खा लो, फिर पढ़ना शुरू करो। खाने के बीच में मत खाया, वो पढ़ने के बीच में मत खाया करो। खा के आराम से स्नैक्स खाओ लाइटली, 1-2 घंटे पढ़ोगे बहुत है यार। IAS नहीं बनना, IAS भी बनना हो तो 1-2 घंटे, आप 3 घंटे मैक्सिमम पढ़ो ना। पर ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ रहे हो यार उसके तो नंबर इतने आ गए, मैं करूँगा कैसे, ये नहीं, बस दिमाग यही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी है तो आपको क्या करना है, सबको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपका इंटरव्यू अच्छा हो, और आपको इसी में से जब क्वेश्चन मिलेंगे इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं भी भाई देखो, मैं कहता हूँ मैंने पेपर दिया है, मैं ऊपर वाले को छोड़ रखा है, अगर आएगा तो हम मिलेंगे ही वहीं लाइब्रेरी के, जहाँ भी होगा JNU कैंपस में होता है वहीं मिलेंगे। जो भी होगा मेरे दोस्त या फिर कोई जो सब्सक्राइबर होगा वहाँ मिलेंगे, आराम से बैठ के कहना बातें करेंगे। ठीक है,
चलो, थैंक यू।